Namaste. This world has the appearance of a battle, and there is a battle without a doubt. The battle is within, the battle is outside. The battle goes on inside our complex psychological being, and there are representative forces that are outside. And it is natural and inevitable because the world is moving forward. So whenever there is anything moving forward, there will be many forces that try to put it backward. अच्छा आपने याद दिलाया, हिंदी में है, थैंक यू. आपने कहा नहीं तो मैं इसको फिर से शुरू कर देता हूँ. हाँ ठीक है, थैंक यू. आपने कुछ कहा नहीं बस लेकिन हाँ समझ गया. नमस्ते. महाभारत में अक्सर लोग कहते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज टाइप का आता है कि महाभारत में क्या बताया जा रहा है. और ऐसे पैसिफिस्ट हैं जो कहते हैं श्री कृष्ण केवल ये बताना चाह रहे थे कि युद्ध बड़ा भयानक होता है और युद्ध से अच्छी शांति होती है. तो अब युद्ध से अच्छी शांति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन श्री कृष्ण केवल यह बताने के लिए इतना महायुद्ध नहीं करवा रहे, किंतु एक दूसरा एस्पेक्ट है जो वो जीवन का एक सत्य बता रहे हैं, जिसको श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में विस्तार से लिखते हैं, कुरुक्षेत्र, मैन एंड द बैटल ऑफ लाइफ. अब महाभारत में इसका बहुत इंटरेस्टिंग एक संदर्भ मिलता है. महाभारत के प्रथम पुस्तक में प्रथम भाग में ही प्रथम अध्याय है जिसको अनुक्रमणिका, वो महाभारत का एक संक्षिप्त परिचय है, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग परिचय है. उसमें सीधा वो थोड़ा बहुत लीनिएज बता करके जो ऋषियों के बीच संवाद हो रहा है वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र और संजय का एक कन्वर्सेशन बताते हैं. तो उस वार्तालाप में बार बार धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि संजय, जब मैंने यह देखा तो मैं समझ गया था कि मेरी हार निश्चित है. जब मैंने यह देखा तो मैं समझ गया था मेरी हार निश्चित है. तो वहाँ थ्रू आउट यह नहीं बताया जा रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए. वहाँ यह बताया जा रहा है कि युद्ध में हार किसकी होती है और अंततः किसकी विजय होती है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें, क्योंकि आज के समय में, और यही श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में भी बताते हैं कि अपोस्टल्स ऑफ पीस होने चाहिए, शांति दूत होने चाहिए, किंतु द वर्ल्ड इज स्टिल हेल्ड इन द हॉलो ऑफ द हैंड्स ऑफ द रुद्र. शिव जो बेनेवोलेंट है, बेनिफिशेंट हैं, जो आशुतोष हैं, शांतम हैं, उनके पहले अभी संसार रुद्र के हाथों में है. और अति शीघ्र से हम अचानक शांति प्राप्त कर लेंगे बिना युद्ध लड़े, बिना संग्राम के. तो वो एक ऐसी बात है जैसे कुछ लोग माँ से कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मैं मृत्यु से डरता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मृत्यु पे विजय पा लूँ. उन्होंने ये सुना था कि यहाँ पे मृत्यु पे विजय पाई जाती है. लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग थी, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो एक कई लेवल्स की चीज़ है, वो एक अलग विषय है. तो माँ कहती है यदि तुम मृत्यु से भयभीत होते हो तो तुम इसके अधिकारी भी नहीं हो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के, या इमॉर्टैलिटी, अमृतत्व को पाने के. तो ये एक पैराडॉक्स है कि यदि हम युद्ध से भयभीत हैं, युद्ध से डरते हैं, तो हम शांति के अधिकारी नहीं हैं. तो वहाँ पे महाभारत में केवल यह बताया जा रहा है, और वही चीज़ हम रामायण में भी देखते हैं कि युद्ध तो है, ये संसार एक युद्ध का रूप लेता है, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन युद्ध में विजय किसकी होती है. और यह चीज़ बड़े सुंदर ढंग से, बड़े पावरफुल ढंग से दोनों रामायण और महाभारत में आती है. और अंततः युद्ध में विजय किसकी होती है, जैसे धृतराष्ट्र बताते हैं कि जब मैं जान गया कि श्री कृष्ण उस तरफ हैं, तभी मैं जान गया था कि अब युद्ध में हार निश्चित है. जब मैंने ये देखा कि अधर्म, वो अधर्म शब्द नहीं यूज़ करते हैं किंतु बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि वे सब हम अधर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं और मेरे संतान अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो मैं जान गया था कि मृत्यु निश्चित है, हार निश्चित है. अंत में संजय भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं. वो कहते हैं राजन, आप मृत्यु का शोक कर रहे हो, बड़े बड़े ऋषि आए, तपस्वी आए, वो गए, तो आपके पुत्र तो अधर्मी थे, इनका तो शोक करना ही नहीं चाहिए. तो मूल चीज़ एक ये है इसमें कि युद्ध है,
और इस युद्ध में विजय किसकी होती। तो माँ ने एक जगह दिखाया है कि हर एक बच्चे को एक चीज सिखानी चाहिए, और वो है द सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ्स अल्टीमेट विक्ट्री, कि सत्य में वो जयते नानृतम। और हम देखेंगे कि मेरा अपना मानना है कि ये श्री अरविंद जब बात करते हैं, बंगला राइटिंग्स में आता है उनके कहीं, कि मैंने, मतलब उस समय की बात है इंडिपेंडेंस टाइम की, कि भारत को इस समय वंदे मातरम मंत्र दिया गया है, लेकिन एक और मंत्र है वो रिवील होगा जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और ये श्री अरविंद ने कहीं पर बताया नहीं कि वो कौन सा मंत्र है। तो ये इट इज़ लेफ्ट टू ईच वंस इमेजिनेशन, गेस या इंस्पिरेशन। मेरा अपना मानना है कि वो मंत्र है सत्यमेव जयते, और ये हमारे उसमें भी अब है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड है, और ये सत्य का युग भी आ गया है, इसलिए सत्यमेव जयते। तो बचपन से एक चीज़ जो हर एक बच्चे को जाननी चाहिए, और जो भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं उनको तो जानना ही चाहिए निश्चित रूप से, कि सत्य की अंततः विजय होती है। अब इससे एक प्रश्न जुड़ के आता है, और यही चीज एक साधक ने माँ से पूछा है। उसने पूछा है माँ से, यू से, ये 8 जनवरी 1951 की वार्ता है, यू से दैट वन शुड हैव द सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ्स फाइनल विक्ट्री। आप ये कहते हो कि सत्य की अंततः विजय होती है, या इसको हम लोग सत्यमेव जयते नानृतम। तो ये जो आपने कहा है, बट डजंट दी सर्टिट्यूड सीम वेरी डिफरेंट फ्रॉम एंड ऑफन द वेरी ऑपोजिट ऑफ व्हाट वन टीचर्स इन ऑर्डिनरी लाइफ। साधारण जीवन में तो हम ये नहीं सिखाते, और ये दिखता भी नहीं है हमको। साधारण जीवन में तो हम ये देखते हैं कि झूठ बोल के, कैसे भी करके, चोरी चकारी करके आप जीवन में रास्ता बना लो। तो ये एक विरोधाभास सा है। अब माता जी यहाँ पे इस विषय पर माँ ने अलग अलग जगह डील किया, और अगर इसको पूरे समुचित रूप में लेना है तो माँ की वाणी के कई भाग से निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मातृवाणी खंड 4 पर हैं, तो उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। माँ कहती हैं, यस जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट थिंग्स ऑलवेज एंड बैडली इन नेचर। यह मान्यता है कि खुशी है तो भैया दुख तो आने वाला है, तो ज़्यादा खुश नहीं हो। कोई भी खुशी है वो रहेगी नहीं, लास्ट नहीं करेगी। और माँ बताती थी कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जो शुरू से अंत तक सुंदर हैं। ये जो हम लोगों ने एक पेसिमिस्टिक थॉट आ गया है, everyone knows the story of those who have met a lamentable end after having enjoyed great success in their life। तो ये जीवन में दिखता भी है कि कोई व्यक्ति था, इंसान था, बहुत सक्सेसफुल था, अच्छा मनुष्य था, सक्सेस केवल बाहर से नहीं, किंतु अंत में वो देखो उसका कैसी मृत्यु हुई। और इसके कई उदाहरण हैं बड़े बड़े लोगों के, और जो फेमस उदाहरण है वो अलेक्जेंडर का लोग देते हैं कि वो अंत में जाता है। ये कहानी है, जनश्रुति है कि अलेक्जेंडर, इट सीम्स कि उसने विल की थी कि मेरे हाथों को तुम खुला छोड़ के मुझे दफन करना, पर फैक्ट ये कि कहानी जनश्रुति है। इसका कारण ये है कि ग्रीस में, उस समय के ग्रीस में, जहाँ तक मुझे मालूम है, उस समय दफन करने का प्रचलन नहीं था। ये दफन करने की जो प्रचलन आया, ये इस्लाम और ज्यूज़, इनके बाद क्रिश्चियनिटी ने ज्यूज़ के उसको पिकअप किया। भारतवर्ष में और ग्रीस में दोनों में अग्नि दी जाती थी, और वो कई रिचुअल्स उनके बड़े वैदिक थे कि इस प्रकार से जब ये जाए, वही पर्शिया में था। तो खैर उसने ऐसा कहा, मेरे हाथ खुले रखना। और हाथ खुले क्यों रखना? क्योंकि इससे लोगों को ये पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर जैसा महान योद्धा जिसने पूरे संसार को आधा जीता था, वह भी खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। तो चाहे उसने ये कहा या नहीं कहा, किंतु ये तो सच है कि एक व्यक्ति जिसने आधा विश्व, वो समझता था कि पूरा विश्व, क्योंकि सबकी दुनिया भारतवर्ष पे अंत होती थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो लोग आए ढूंढने, वो भारत पे उनकी खोज अंत हो जाती थी, मान लो। और एक तरह से भारत जैसे वेदांत ज्ञान का अंत है, तो इसमें निश्चित रूप से कम इस चतुर्युग के लिए भारत संसार के विकास का अंत है। कम से कम हम उसके पास्ट को देखें, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तो उसकी वो यहाँ से वापस चला जाता है, और एक यंग एज में देखा, ही वाज आई थिंक 30s या 40s, अर्ली 40 होगा या लेट 30s होगा। वो विष के द्वारा मर जाता है, और विष कौन देता है? उसके अपने जो
मित्र हैं, उसके फिलोसफर हैं, गाइड है, मेंटर हैं, उनके अपने कारण रहे थे। ये नहीं कि वो केवल उसको मारना चाहते थे, किंतु उन्होंने ये देख लिया था ये महामहत्वाकांक्षी व्यक्ति है और सारे ग्रीस की जो सेना है सब विद्रोह करने को आमदा थी। तो इतना कुछ जीत के भी उसकी मृत्यु इस तरह से हुई है। वही हम देखते हैं सुकरात की, जीसस क्राइस्ट की, भारतवर्ष में भी अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। तो माँ ये कहती हैं कि एक सक्सेस के बाद भी इस तरह का ये लोग देखते हैं। Who had extraordinary capacities and who finally lost them. ये तो दिखता है। एक बार आश्रम के कंटेक्स्ट में मुझे याद है किसी ने किसी के बारे में कहा था, एक सज्जन थे, बहुत अच्छी टॉक्स भी देते थे और काफ़ी मेधावी भी थे, और अंत में उनको पार्किंसंस होता है, डिमेंशिया होता है, याददाश्त चली जाती है, कुछ वर्षों तक वो बिस्तर में पड़े रहते हैं। और किसी ने कहा ये कैसा अंत है, मतलब एक व्यक्ति जो इतना कुछ जिसकी वाणी में प्रभाव था, वाणी में प्रभाव मैं नहीं कहूँगा उनकी, लेकिन इंटेलेक्चुअल थे। आई वुडंट से कि उनमें विद्वता थी या कोई एक हाई प्रभावशाली, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल थे, वैचारिक शक्ति थी, और वो अंतिम कुछ समय में सब कुछ विस्मृत हो गया, भूल गया। और ये हम देखते हैं। तो माँ कहती हैं ये भी सच है। ऑफ ए नेशन विच फॉर ए लॉन्ग पीरियड वॉज द मॉडल ऑफ ए मार्वेलस सिविलाइजेशन, the civilization vanishes and the nation is changed into something so deplorable that one can no longer recollect what it was. तो ये तो हम देखते हैं कई सभ्यताओं के साथ हुआ, इजिप्ट के साथ हुआ, ग्रीस के साथ हुआ, भारतवर्ष के साथ हुआ, किस एब्जेक्ट खाई में गिरा पर्शिया जो इस्लामिक इन्वेशन के पहले। तो ये तो हम लोग देखते हैं, रोमन एम्पायर। तो इन सब के कई ऐसे सिविलाइजेशंस थे, सभ्यताएं रही हैं, राष्ट्र रहे जो काफ़ी, जिनका यशोगान होता था, और वो अचानक प्लंज होकर डिस्ट्रॉय हो गए, और बल्कि बहुत ही बुरी अवस्था में चले आए। इट सीम्स दैट द स्टोरी ऑफ द अर्थ इज अ स्टोरी ऑफ विक्ट्रीज फॉलोड बाई डिफीट्स एंड नॉट ऑफ डिफीट्स फॉलोड बाई विक्ट्रीज। तो कहती है हाँ ये देखता है। अब ये देखिए माँ कितने सुंदर ढंग से, माँ किसी चीज़ को ग्लॉस ओवर नहीं करती। ये माँ श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर खूबी है। श्री अरविंद इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रियलिज्म। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ। भारतवर्ष को ही देखो तो ये भारत जो हम 200 साल के अंदर भारत देखते हैं या 100 साल के अंदर, ये वो भारत नहीं है जो वैदिक काल का भारत है। ये भारत तो गिड़गिड़ा रहा था वेस्टर्न नेशंस के सामने, ये भारत तो रो रहा था, अपने ही आत्मबल से अपरिचित हो गया था। ये वो भारत नहीं है जो तो कर्म कांड में उलझा हुआ, सुपरस्टिशन अंधविश्वास में खोया हुआ भारत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें धर्म की ग्लानि हुई थी। गीता में भी धर्म की ग्लानि होती है, तभी तो ये बात होती है। तो ये माँ कहती हैं कि हाँ ऐसा अगर हम बाहर से देखें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। बट इन फैक्ट whenever it is a question of universal and divine things, what is needed is the universal vision and divine understanding of things in order to know how the truth expresses itself. परंतु अगर हम इसको वैश्विक स्तर पे देखें, अब इसको वैश्विक स्तर पे कैसे देखें? अब देखिए कि जब मुगल साम्राज्य था और औरंगजेब अपनी कहते हैं ना परवान चढ़ा हुआ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मुगल साम्राज्य अब तक तो वो घर करके अच्छी तरह बैठ गया है, ये कभी जा सकता है। जब शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह आए तो लोगों के मन में आशा जगी होगी, लेकिन दोनों के जीवन काल में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है उस समय के लोगों ने सोचा होगा एक हमारी आशा थी और ये बुझ गई। लेकिन आप देखिए शिवाजी के जाते ही जो डिक्लाइन शुरू होता है, यहाँ तक कि अब तो लोग बात करते हैं, कोई यूपी के गांव में कोई कह रहा था कि मैं औरंगजेब का वंशज हूँ, बेचारा वो झोपड़ी के नीचे बैठ के पंक्चर लगा रहा है। तो ये जो सिचुएशन हुई, डिक्लाइन हुई, ये होती है। तो अगर हम सीमित कालखंड में देखें तो हमको लगेगा अरे औरंगजेब विजयी हो गया। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल विजन में देखें, अब यूनिवर्सल विजन में देखने का एक तो तरीका है कि डिवाइन विजन को एक्वायर करना, और नहीं तो काल के लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम में देखना। तो अगर हम 200 साल वर्ष पूर्व के भारत को देखें, जब मुगल और अंग्रेज़ और ये सब हो रहा होगा, जब मंदिर तोड़े जा रहे होंगे, तो क्या अवस्था रही होगी उस समय के एक एवरेज भारतीय की। तुलसीदास जी ने कितनी अपनी दारुण व्यथा को एक्सप्रेस किया है जब मंदिर तोड़े गए, और ये सब उन्होंने अपनी आँख के सामने देखा होगा, बर्बरता, नृशंसता, क्रूरता। अब उस समय
डिवाइन विजन क्या था? इन चीजों से निकलकर, उभर कर, प्योरीफाई होकर भारत और सशक्त होकर उठेगा, और जब 2020 आएगा तो लोग भारत की ओर मुड़ के देखेंगे कि यही एक राष्ट्र है जो हमको बचा सकता है। तो ये कालखंड की गति होती है। माँ कहती है कि चूंकि हम चीज़ों को बड़े सीमित उसमें देखते हैं, इवन व्यक्तिगत हो या लार्जर विजन हो, हम चीज़ों को केवल एक जीवन के कुछ वर्ष और उसके अनुसार हम अपनी धारणा बनाते हैं। There is a kind of general pessimism which says that even if things begin well, they end badly. एक बड़ी नेगेटिव, एक नकारात्मक विचारधारा है जो ऐसा समझती है कि नहीं, कितना भी अच्छी शुरुआत हो, अंत तो बुरा ही होता है। और कई लोग इसमें अंत में तो आदमी देखो मर ही जाता है, शमशान चला जाता है। तो ये एक बड़ी नकारात्मक सोच इससे जन्म लेती है। That it is weakness, hypocrisy, falsehood and wickedness which always seem to have the upper hand. और इसके बहुत लोग मिलेंगे कि नहीं, अंत में तो हम यही देखते हैं कि जो दंभी हैं, जो लालसा से भरे हैं, जो किसी को भी छल कपट से भरे हुए हैं, अंत में तो उन्हीं की जीत होती है। अब ये एक अलग विषय, इसको विस्तार से जगह जगह हम लोगों ने इसको डील किया है, लेकिन यहाँ पर हम मातृवाणी से ही केवल संकेत ले रहे हैं। That is why those who see the world in their own personal dimension have said that the world is bad and that we have only to finish with it and get out of it as soon as possible. Personal dimension, मेरी सीमा क्या होती है? जन्म से भी नहीं, जब थोड़ा होश संभाला 15-20 साल, उसके बाद से लेके जो 60-70, उस पर लोग अपने जीवन का फलसफा खड़ा कर लेते हैं। भाई हमने तो यही देखा, आपने क्या देखा है? अगर आप एक सिविलाइजेशन की भी हिस्ट्री देखें तो क्या है 40 साल, तो भारतवर्ष को ही देख लीजिए, इतना पुराना, 10,000 वर्ष कम से कम मान के चलिए, उससे भी ज़्यादा शायद। कितने अप्स एंड डाउन्स हुए, राइज एंड फॉल, और अब यहाँ पर है। तो हम लोग तो चीज़ों को बड़े सीमित दृष्टि से देखते हैं और सीमित कालखंड में देखते हैं। टीचर्स हैव टॉट दिस, और टू टॉप इट ऑल, मतलब इसके ऊपर सोने पे सुहागा नहीं कहूँगा मैं, बल्कि केक ऑन दी आइसक्रीम, इस विचारधारा के पोषक ऐसे टीचर्स भी रहे। यहाँ टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, जो कहते हैं हाँ ये संसार तो अंत में ये तो समाप्ति होता है, सब कुछ अंत में तो मिथ्यात्व ही जीतता है, संसार तो यही है। एक सोलेस दे देते हैं कभी कभी कि जब मरने के बाद वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हारा हिसाब किताब होगा, वहाँ जो बुरा है उसको नरक में भेजा जाएगा और जो अच्छा है उसको स्वर्ग में भेजा जाएगा। इस तरह की बातें चलती हैं। कभी कभी जो रिवर्स में विश्वास करते कहते नहीं, नेक्स्ट लाइफ में हमारे साथ अच्छा होगा, अच्छे से मतलब मैं चांदी या सोने की चम्मच लेके पैदा होऊंगा। तो ये एक बड़ी क्रूड और देखा जाए तो बड़ी मूर्खतापूर्ण सीमित विचारधाराएं हैं। और टीचर्स भी, स्पिरिचुअल टीचर्स भी इसी तरह की नकारात्मकता संसार को देते रहे हैं। Teachers have taught this, but their teaching only proves that their vision is too narrow and in the dimension of their human individuality. तो स्पष्ट रूप से माँ कह रही है कि जिन टीचर्स ने ये बताया है कि संसार तो इनएविटेबली, निश्चित रूप से सत्य की यहाँ तो विजय कोई नहीं होती, अंत में तो ये पाताल के गर्त में ही गिरता है, तो माँ कहती है ये उनकी दृष्टि की सीमा थी। बड़े सुंदर ढंग से माँ कह रही है। उन्होंने परम सत्य को नहीं जाना, ये नहीं कह रही, कहती उनकी जो ह्यूमन विजन थी, ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, ये उनकी दृष्टि की सीमा थी। अब माँ एक विशालता की ओर हम सबको ले जा रही है। इन ट्रूथ द मूवमेंट्स ऑफ नेचर आर लाइक दोज ऑफ द टाइड्स, दे एडवांस, दे रिसीड, advance and recede in the universal life and even in terrestrial life. This means a progressive advance, though apparently it is cut up by withdrawal. सब एक उपमा दे रही हैं कि जैसे एक समुद्र में हम देखते हैं कि लहरें उठती हैं, गिरती हैं। तो अगर हम एक कालखंड को ऐसे देखें कि एक मान लीजिए 1000 साल या 100 साल या 500 साल, तो उसमें जब एक सिविलाइजेशन को हम फ्रीज टाइम करके देखें तो एक उठ रही है, तो अरे ये देखो कितना प्रगतिशील, डेवलप्ड कंट्रीज,
थी ना अमेरिका कुछ समय पूर्व, अब तो क्रैश के उसमें जा रहा है, और मोड उसमें यूरोप, तो अभी चीन थोड़ा कोशिश कर रहा है आर्टिफिशियल विंग्स लगा के उठने के। तो कहते हैं कि वो उठ रही है, लेकिन जैसे एक वेव गिरती है वो फिर गिरती है, लेकिन वो लहर उठ के गिरती भी है, ये भी होता है, लेकिन फिर उठ के अल्टीमेटली वो एक ही दिशा में जा रही है, लहर दूसरी दिशा में नहीं जा रही है। ये ओरिजिनल वेदांत है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही कि वी आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड। और अगर हम संसार को देखें हर दृष्टि, किसी भी दृष्टि से, कई सेंस में इट हैज बिकम बेटर। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। अब एक समय था संसार में जब आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपने अपनी तलवार निकाली और उसको घोंप दिया, मार डाला। अब ठीक है, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने ऐसा किया है अपेरेंटली, पर हमेशा तो ये नहीं होता था, और ये एक्सेप्टेबल नियम था। ये नहीं होता था कि भाई उसने तलवार उठा के उसको मारा क्यों, न्याय की पीठ पर क्यों नहीं ले आया, ये नहीं होता था। आपने माइट वाज राइट, आपने अगर उसका निपटारा वहाँ कर लिया तो कर लिया। अगर आप अच्छे थे तो लोग आपको सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि देखो सत्य की विजय हो गई। लेकिन यह सत्य की विजय नहीं हुई है, एक टेम्पररी चीज हुई है डेफिनेटली जो जरूरी थी। सत्य की विजय फाइनली कब होगी, जब मनुष्य के अंदर से ये सारी चीजें, ये हिंसा, ये लोभ जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं, घृणा, प्रतिस्पर्धा, ये चली जाएंगी। तो अब उस दृष्टि से अगर देखें तो आज के समय में ये सच है कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अभी हम अपने कोई गुस्सा करे तो हम उसको दो मुक्के नहीं मार सकते, फिल्मों में कर सकते हैं। फिल्मों में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब वो केवल एक चित्र है जिसको देखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें हमको लगता है इंस्टेंट जस्टिस हुई है। लेकिन अब जो संसार है वो कहता है कि जस्टिस कैन बी डिलेड, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति को अनजस्ट रूप से पनिशमेंट दिया जाए। तो अगर हम इसको निष्पक्ष रूप से देखें तो अपने आप में एक इवोल्यूशन हुआ है, यहाँ तक कि हम एक महापापी को भी कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर हम लोग ये रेस करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सच में उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान गए, एस्टेब्लिश हो गया कि उसने महापाप किया, उसने हत्या की, उसने ये सब किया, लेकिन फिर भी हम लोग एक अंदर में, एक मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं एक भाव आया है कि उसको भी रिफॉर्म होने का चांस होना चाहिए। तो अगर हम लार्जर सेंस में देखें तो हम देखेंगे कि चीज़ फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। वैसे ही देखिए, ग्लेडिएटर्स थे, रेसलिंग होती थी, अब जब कुश्ती होती थी, इवन हम जब पढ़ते हैं चानोड़ मुश्तिक की कुश्ती कृष्ण बलराम के साथ, इट्स डेथ टू फिनिश। आप मार दिया, कोई बात नहीं है, तो वो तो रेसलिंग का एक नॉर्म था कि मार दिया। आज आप नहीं कर सकते। कुछ समय पूर्व में देख रहा था, ब्रूस ली की एक बड़ी एपिक फाइट है, लेकिन वो ही कैन किल बट ही डजंट किल। वो एक आपकी एक सीमा तय कर दी गई है जहां आपको उस मर्यादा को रीजन ने तय की है, आप क्रॉस नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये अंत नहीं है, बहुत कुछ आना है, इसलिए एक रैशनल वर्ल्ड भी कोलैप्स कर रहा है। लेकिन कम से कम अगर हम लार्जर सेंस में देखें तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके संसार एडवांस करता है। बट दीज विड्रॉल्स आर ओनली एन अपीयरेंस। विड्रॉल यानी जो तरंग उठती है और फिर गिर जाती है। जब गिरती है तो ऐसा लगता है कि एक पूरा सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया, ट्रॉय कोलैप्स हो गया। कितना डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, उसके बारे में श्री अरविंद बताते हैं कि क्यों कोलैप्स हुआ ट्रोजन वार में। तो ट्रॉय जो था बहुत ही, देखा जाए तो किंग प्रायम, हेक्टर, पैरिस, बहुत ही समृद्ध, और ना केवल समृद्ध, वो एक धर्मनिष्ठ राज्य ही कह सकते हैं, राष्ट्र तो था नहीं, एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। और उस युद्ध में ट्रॉय हार जाता है, ट्राइबल युद्ध में, जो ग्रीस के ट्राइब्स आते हैं। लेकिन अगर उसका परिणाम क्या हुआ कि एक राष्ट्र का जन्म लेने लगा। पहली बार जो ग्रीस की कॉलोनीज थी, वो छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी, वो यूनाइट होती हैं, और वो यूनाइट होती है अराउंड एक आइडिया जो उनको लगता है कि ये गलत हुआ है। हालांकि प्रायम का व्यू दूसरा है कि शी लव्स हिम, अगर वो प्रेम करती है तो ये धर्म सम्मत है। लेकिन इनका ये आइडिया है कि नहीं, विवाह तो इसके साथ हुआ था, ये उसको भगा के ले गया, जो सच नहीं था वास्तव में, क्योंकि हेलेन अपनी स्वेच्छा से गई थी।
तो ये युद्ध के पीछे विचारधाराओं का टकराव हो रहा है। उस समय वो हार जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद, और श्री अरविंद बताते हैं कि क्यों कोलैप्स होता है। इसलिए कोलैप्स होता है क्योंकि जो उनकी निधि थी उसको पूरे विश्व में, अब वो उस समय की ग्रीस सभ्यता में उसको जनरलाइज होना है। तो इसीलिए बैटल ऑफ ट्रॉय को श्री अरविंद कहते हैं कि इट क्रिएटेड हेलेनिक कल्चर, द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, हार्मनी, जो उसके बाद जन्म लेती है, जिसका कहीं ना कहीं अभाव था। तो लेकिन उस समय जो लोग देख रहे होंगे वो तो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि भगवान ने क्या किया या काल की गति ने क्या किया। बट दोज विड्रॉल्स आर ओनली एन अपीयरेंस एज व्हेन वन ड्रॉज बैक टू स्प्रिंग फॉरवर्ड। जैसे एक फास्ट बॉलर का मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तेज फेंकने के लिए वो पीछे जाता है, उसकी ये सीमा है, यहाँ आके उसको फेंकना है, लेकिन जितना पीछे जाता है उतना वो बॉल को ज़्यादा गति देता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। या सिंह को जब लीप करना होता है तो वो पीछे जाता है, सुनामी आती है तो पहले वो पीछे की तरफ जाता है समुद्र, जैसे वो अपनी सारी शक्ति को संवरण करके जंप लेने वाला है, कूदने वाला है। यू सीम टू बी ड्राइंग बैक बट इट इज सिंपली इन ऑर्डर टू गो मच फर्दर। और ये सच में जीवन का सत्य है, व्यक्तिगत स्तर पर भी सत्य है। जब बहुत कठिनाइयाँ घेर लेती हैं, दुख के बादल छा जाते हैं, लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, उस समय शक्ति संवरण का समय होता है, शक्ति संचय का। उस समय इधर उधर हाथ पांव मारना है, फिर से लड़ाई करना है, ये वो टाइम नहीं है। और यही चीज़ हम देखते हैं महाभारत में, जब युधिष्ठिर हार जाते जुए में, तो उस समय श्री कृष्ण क्या सलाह देते हैं, तुम जाओ अभी वन, और वहाँ पे सलाह देते हैं कि तुम शक्ति का संचय करो। क्योंकि हालांकि ये अपने आप में ग्रेट योद्धा हैं, लेकिन उस समय भीष्म के सामने, द्रोण के सामने हो सकता है कि पलड़ा डगमगा सकता था। तो शक्ति संचय के समय युधिष्ठिर धर्म का संचय करते हैं, अर्जुन दिव्यास्त्र का संचय करते हैं, भीम अपने क्रोध को संचित करते हैं कि मुझे 100 उनको मारना है, तो वो अंदर में वो पूरा एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये संचित करके जब वो आते हैं, द्रौपदी अपने अंदर की अभिप्सा को संचित करती है और तब वो आते हैं तो विजय होती है। तो महाभारत में हम यही चीज़ देखते हैं, दिस इज ए टेम्पररी विड्रॉल। इंद्रप्रस्थ छिट गया, उसके बाद वो मिलता है, फिर चला जाता है, फिर वो जंगल चले जाते हैं, राज्य में कुछ नहीं बचा उनके लिए। तो ऐसे समय जब जीवन में आते हैं, और ये मैंने व्यक्तिगत रूप में भी देखा है, मेरे ख्याल से जिन्होंने भी जीवन को खुली आंखों से जिए हैं और ये काल की गति देखी है, वो जानते हैं कि देयर आर टाइम्स जब आपको शक्ति को संचय करना होता है और कुछ नहीं। तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इधर भी हाथ मारूं, उधर भी पांव फैलाऊं, नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय प्रकृति या नियति आपको नहीं खोलने देगी द्वार। द कमांड इज टू कंजर्व योर एनर्जी एंड ग्रो इन स्ट्रेंथ। तो माँ इसको बता रही हैं कि ड्रॉइंग बैक इट इज सिंपली इन ऑर्डर टू गो मच फर्दर। You will tell me that all this is very well, but how to give a child the certitude that the truth will triumph? कहते हैं हाँ, फिलोसफिकली तो समझ गए। अब वैसे तो अगर हिस्ट्री को देखें तो ये स्पष्ट है। एक्चुअली अगर हिस्ट्री को देखें, एक समय था जब बर्बर ट्राइब्स थी, जब इनफैक्ट सारी इवोल्यूशन मैनकाइंड की अगर देखें तो एक ऐसा समय था जब निशंस था, बर्बर था, वे ऑफ लाइफ था। और आज के समय को देखें तो डेफिनेटली सत्य, उस समय लोगों की हार जीत हुई होगी, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली सत्य ही उत्तरोत्तर प्रकट हो रहा है। तो माँ कहती है, फॉर व्हेन ही लर्न्स हिस्ट्री, व्हेन ही ऑब्जर्व्स नेचर, ही विल सी दैट थिंग्स डोंट ऑलवेज एंड वेल। तो वो माँ कहती है कि ये अगर वो प्रकृति को देखता है तो उसके अंदर में इस तरह का भाव आता है कि नहीं, हमेशा चीज़ें ठीक से नहीं समाप्त होती हैं। फिर वो उसका कारण बताती हैं। इफ द चाइल्ड थिंक्स दैट द डिवाइन इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, हिज आइडिया दैट एवरीथिंग एंड्स बैडली विल बी क्वाइट जस्टिफाइड। भगवान तो वहाँ पर है, ये संसार अपनी गति से चल रहा है, यहाँ पर तो देखो क्योंकि भगवान नहीं है तो बैडली एंड होने ही है। तो वो जस्टिफाइड भी हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर भगवान नहीं है, आपको इसके परे या पार जाना है। फिर कुछ पंक्तियाँ नीचे, However, if one observes things a little deeply, one perceives that there is progress,
that things become better and better, though apparently they do not improve. बाहर का नहीं चाहिए. योग में तो बिल्कुल स्पष्ट होता है. योग में एक लंबे समय तक व्यक्ति कहता है अरे इसमें तो कुछ नहीं बदला. वो व्यक्ति बदल रहा है अंदर में, लेकिन बाहर का जो नेचर है वो लास्ट में चेंज होता है. तो यदि कोई केवल बाहर से मूल्यांकन करेगा तो वो इस तरह की धारणाएं बना सकता है. एंड फॉर ए कॉन्शियसनेस seated a little higher, it is quite evident that all evil, at least what we call evil, all falsehood, all that is contrary to the truth, all suffering, all opposition is the result of a disequilibrium. तो फिर माँ बताती हैं कि अगर हम बहुत ऊपर से देखें तो हम देखते हैं ये असंतुलन है. असंतुलन कैसा है? आप ज्ञान और शक्ति का असंतुलन कर दीजिए, आप देखिए असुर तत्व बढ़ जाएगा या अदरवर्ल्डली चीज बढ़ जाएगी. यह संतुलन है. और इसका संतुलन जहां ज्ञान और शक्ति का समन्वय है, जो ओरिजिनल चीज है वो संतुलन के आधार पर सुपरामेंटल, अब माँ सीधा वहां ले गई है. लेकिन सृष्टि के अंदर ही असंतुलन होता है. तो जहां संतुलन होता है सीसॉ, जब शक्ति बढ़ गई, जैसे काली माँ डिस्ट्रॉय कर रही हैं और लोग उसको वहन नहीं कर पा रहे हैं. यही तो हुआ अगर हम कुछ समय पूर्व विश्व का इतिहास देखें. इंपीरियलिज्म, एक एक राष्ट्र, हम शक्तिशाली हैं. तो क्या हुआ? ज्ञान टुक ए बैक सीट. अब लेकिन ये असंतुलन अपने आप में उसके अंदर एक प्रोसेस है कि वो स्विंग करेगा, फिर ज्ञान बढ़ना शुरू होगा और शक्ति नीचे आएगी. देन अगेन देयर विल बी रिएक्शन टिल एक नया संतुलन. और ये नया संतुलन एक पूरी कालखंड के बाद आता है. तो यहाँ माँ ये बता रही हैं कि रियल प्रोग्रेस वो संतुलन है. दिस मे बी टॉट टू अ चाइल्ड इन ए वेरी सिंपल वे. इट मे बी शोन विद द हेल्प of material things that an object will fall if it is not balanced, that only things in equilibrium can keep their position and duration. तो इससे हम लोग समाप्त करेंगे एक उदाहरण के साथ. तो ये उदाहरण मैं अक्सर दे चुका हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन उदाहरण है एक दो उदाहरण है. एक आई कश्मीर फाइल्स एक एंड, दूसरी अब केरला स्टोरी. अब देखिए कश्मीर फाइल्स में ये लोग जो इतने अच्छे लोग थे, कश्मीरी पंडित, वेरी नाइस पीपल, जिनके अंदर जिनसे भी मैं मिला हूँ, मतलब दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. बड़े सुंदर लोग हैं. अंदर में इतना सब कुछ हो गया, अभी भी उनके मन में दया है. अभी भी वो ये नहीं कहते कि हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है. वो जिन्होंने अन्याय किया है वो कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है. आप कभी नहीं सुनेंगे एक आध अब वॉइसेस शुरू हुई हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ जी, हमारे साथ ये, वहाँ विद्रोह करेंगे, ऐसा नहीं कहते हैं. अब उनके साथ क्या हुआ था? ज्ञान बहुत था, शक्ति कम हो गई थी, तो एक असंतुलन हो गया. जैसे ही ज्ञान बढ़ा, शक्ति कम होती चली गई, तो एक रिकॉइल हुआ और शक्ति हर तरफ से ब्रूट फोर्स, क्रूड फोर्स हर रूप में आई और उसने जगाया, झकझोर दिया. तो अब जरूरत है वापस, और ये समन्वय आएगा. लेकिन अंत में ज्ञान शक्ति दोनों का समन्वय, एक करेक्ट बैलेंस. और श्री अरविंद यही चीज भारतवर्ष के बारे में भी बताते हैं कि भारतवर्ष का पतन क्यों हुआ. तो कहते हैं क्योंकि हमने शक्ति को त्याग दिया. इनफैक्ट वो कहते हैं हमने त्याग दिया. तो जब हम शक्ति का त्याग कर देते हैं तो ये नहीं कि ज्ञान की कमी थी, ज्ञान बहुत था भारतवर्ष में और भक्ति भी बहुत थी, लेकिन शक्ति की कमी थी. तो जब शक्ति की कमी हुई तो परिचय दिया ना शक्ति ने कि मैं भी हूं. तो ये जो अटैक्स होते हैं, ये इन्होंने भारत की सुप्त शक्ति को जगाया. अब आप देखिए एक लंबे समय से महाभारत के बाद हुए हैं कुछ एक बड़े बड़े राजा जिन्होंने, चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने संभाल के रखा भारतवर्ष को. लेकिन एक लंबे समय तक धीरे धीरे फिर वही ज्ञान, वेदांत, अदरवर्ल्डीनेस, इसी दिशा में भारत जाने लगा. तो जब युद्ध होता है तब आप देखिए हीरोज स्प्रिंग अप. हीरोइज्म, करेज, ब्रेवरी, इनका जन्म होता है. तो एक तरफ से हम देखें तो हाँ बहुत सफरिंग हुई, दूसरी तरफ से देखें कि भारतवर्ष में हीरोइज्म, करेज जो एक समय भारतवर्ष के अंदर थी, महाभारत के काल में हम देखते हैं उसका पुनर्जन्म होता है और वो भी जरूरी था. अब हम आशा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति
और समूह और भारतवर्ष और विश्व एक सुंदर समन्वय की ओर जाएगा, जहाँ ना शक्ति की अधिकता होगी, ज्ञान को नहीं। यहाँ ज्ञान इज नॉट ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन नॉलेज, बट सेल्फ नॉलेज, ट्रूथ, नॉलेज ऑफ ट्रूथ। और ना ऐसा होगा कि ज्ञान की आकाश में हम इतना खो जाएंगे कि हम धरती से कांटेक्ट लूज कर लेंगे। तो इन दोनों का बैलेंस, इक्विलिब्रियम जरूरी है। नमस्ते।